बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो रेप्रो है ये एक आपका सिस्टम है CRM का, जो कि आपके सर्विस सेंटर्स पे चलेगा। मल्टी ब्रांचेस है, मल्टी यूज़र है, इसमें हर बंदा इन्वॉल्व है, फ्रॉम ऑपरेशंस टू अकाउंट्स। यानी आपका फ्रंट डेस्क वाला, आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, आपका लैब मैनेजर, इंजीनियर जिसने रिपेयरिंग करनी है, QA जिसने इसको क्वालिटी को चेक करना है, स्टोर जिसने पार्ट्स को इशू करना है या पार्ट्स को रिसीव करना है, और उसके बाद आपका प्रोक्योरमेंट जिसने पार्ट्स का ऑर्डर देना है। इसी तरीके से जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है जिसने सारी चीज़ों को देखना है ओवरऑल, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली कंप्लीट एक सिस्टम जो है वो हमारे पास है। यहाँ पे आप देते हैं एडमिन अभी हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। ये मल्टी ब्रांचेस है और मल्टी यूज़र है। मल्टी ब्रांचेस यानी आपके जितने भी सेंटर्स हैं वो मल्टीपल सेंटर्स हैं, जितने सेंटर्स पे आपके ये चलेगा वो सारे सेंटर्स इसमें हैं। और मल्टी यूज़र है, जो जितने भी यूज़र्स हैं उनको आप अपनी मर्जी से राइट असाइन कर सकते हैं। ये जॉब जो है वो राइट्स असाइन करने वाली और यूज़र बनाने वाली ये सिर्फ एडमिन के पास होगी, और एडमिन ही जो है ना वो यूज़र्स बनाएंगे और उनको राइट्स असाइन कर देंगे। अभी हम एडमिन से ही लॉगिन करेंगे और उसी से ही हम आगे चलेंगे, सारे प्रोसेस को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अभी हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये सामने मेन डैशबोर्ड आ गया। इसमें आप देखेंगे तो ये अकाउंट्स है, ऑपरेशंस है, इन्वेंट्री है, एडमिन है, अपडेट रेप्रो है। जब भी कभी आप रेप्रो की अपडेट आएगी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एग्जिट इसको क्लोज करना है। वो एडमिन जो है इससे पे मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले जो एडमिन है वो क्या है। आपके जितने भी लॉगिन हैं वो एडमिन से बनेंगे। उनको राइट्स आपने उनके पासवर्ड को चेंज करना है। अगर वो सॉफ्टवेयर का यूजर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर वो इंजीनियर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका इंजीनियर भी बनेगा और वो यूजर भी बनेगा। फिर अगर आपने उसको राइट्स देने हैं कि ये जो यूजर है ये कर सकता है, रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है फॉर ऑल ब्रांचेस, तो आप उस स्पेसिफिक यूजर को ये राइट्स दे सकते हैं कि कोई खास बंदा, खास मैनेजर जो कि ओवरऑल सबको देख रहा है, तो वो सारे सेंटर्स की रिपोर्टिंग चेक कर सकता है। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो चेक कर सकेगा। इसके बाद हम आते हैं यूजर राइट्स मैनेजमेंट के अंदर। यूजर राइट्स मैनेजमेंट में यहाँ पर आप लोग जो है वो जितने भी आपके यूजर्स हैं सबके राइट्स यहाँ पर जो है वो आप असाइन करते हैं। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट राइट्स की लिस्ट आ जाती है। जैसे ही आप एक यूजर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। आप उसको लिस्ट को उसमें से जो राइट्स आपने उसको देने हैं, अगर वो रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, अगर वो दूसरी चीज होगी तो उस पर क्लिक कर देंगे न्यू एडिट डिलीट के ऊपर जो मॉड्यूल होगा। तो यही जो पार्ट है ये सिर्फ एडमिन से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये पार्ट भी जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स वाले देखेंगे। वंस जब आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा वैसे ही हम सेट करके देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस पर कोई चेंज करनी है तो वो वेरी फर्स्ट टाइम चेंज कर लेंगे। ये क्या है, क्या ये कंट्रोल अकाउंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो जब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर सेल क्रेडिट होगी तो वो उस चार्ट ऑफ अकाउंट में किस सेल पे जाए, किस अकाउंट में जार हिट होगी, वो ये हमने यहाँ पर सारा उसका मॉडल एक बनाया हुआ है कि ये अकाउंट्स जो है ना वो पूरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं। तो नॉर्मली 99% इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज इट इज़ ही करते हैं, क्योंकि हमने पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बना के फिर इसको जो है वो आपके कंट्रोल अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर किया हुआ। लेकिन अगर कभी कोई कंपनीज का सिस्टम इस तरह से होता है कि उन्होंने कोई कस्टम चीज़ें करनी हो तो उसमें फिर वो माइनर सी चेंजेस किसी अकाउंट्स में वो लेकर चले जाते हैं। तो ये अकाउंट्स के लिए वेरी फर्स्ट टाइम करने वाली जॉब है। इसके बाद ये जो है वो अपडेट कंपनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास की कंपनी आप जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है, जो भी आप जिस ब्रांच में लॉगिन है। कंपनी यहाँ पर पूरे सिस्टम के अंदर हम ब्रांच को कहेंगे। सो आपने एक चीज नोट करनी है कि ये ब्रांच है, बेसिकली आपके ब्रांच है, हमारे पास हम उसको कंपनी कहते हैं। यहाँ पर आपने उसका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, जो भी ये सेल टैक्स नंबर है, टाइमिंग्स हैं, वो आपने सारी अपडेट कर देनी है। अब ये आपके सारे सेंटर्स की एक दफ़ा उनमें लॉगिन होने के बाद ये हमने डायनामिक कर दिया कि आपकी टाइमिंग चेंज होती है। सर्दियों में, गर्मियों में आप उसकी टाइमिंग को चेंज कर दें। आपका वो एड्रेस चेंज होता है, फ़ोन नंबर चेंज होता है, आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी फर्स्ट टाइम एडमिन से रिलेटेड है। अच्छा, अभी हम आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ना कैटेगरीज बनाएंगे। कुछ हमारे पास हैं, जैसे कैटेगरीज है, पार्ट्स है, ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं आइटम डेफिनेशन पर आते हैं। आइटम डेफिनेशन में हम करते हैं जी फॉर एग्जांपल IGPT Z4 आपका मॉडल है, तो ये अभी कोड बना रहे हैं हम, ये स्पेयर पार्ट का कोड है।
इसको आप 01 भी कर सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक में चलेंगे तो ज़रा ज़्यादा वो रहेगा आपके पास। ठीक है जी, यानी सीरीज़ जो है ना वो हमने आपकी मेक की हुई है। आपकी जो यहाँ पर आपके पास आएगा मार्वल, मैक्स, सन सीरीज़। मेक में आपके पास मार्वल और मैक्स ये सारी सीरीज आ गई। ठीक है जी, कैटेगरीज में आपके पास कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें कन्फिग्रेशन से आप बना सकते हैं, कैटेगरी भी बना सकते हैं, मेक भी बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरीज में सेलेक्ट करेंगे कि डेफिनेटली ये इन्वर्टर करेंगे और यहाँ पर हम उसके फिर ये हमारे पास वो उस मेक के उस वो मॉडल्स आएंगे। अब हम करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो था Z सीरीज़ थी और इन्वर्टर और ये Z सीरीज़ के ये Z4 सीरीज़ का ये पार्ट है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी में ही लगेगा IGPT, अगर ये कॉमन है तो आप इसको कॉमन भी लेकर जा सकते। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, नाम आपने दे दिया, कोडिंग आपने देनी है। अभी हम तो जो पार्ट्स आपकी लिस्ट आएगी उसको इंपोर्ट कर देंगे आपको। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आप लोगों ने नहीं एंटर करना। ठीक है, उसका हम तरीकेकार आप लोगों को बताएंगे। जो ओपनिंग स्टॉक होगा वेरी फर्स्ट टाइम जो आपके सेंटर्स में होगा वो हम पहले हेड ऑफिस में लेंगे और फिर आपको ना ट्रांसफ़र करेंगे। ओपनिंग रेट ये भी छोड़ दें, ये भी हम वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो ओपनिंग रेट पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग रेट आप छोड़ देंगे। परचेज प्राइस जो है वो आप देंगे, परचेज प्राइस जो है वो आप दे देंगे कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी आप दे सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। सेल प्राइस जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेल प्राइस आपने देनी है यहाँ पर, किस पार्ट की सेल प्राइस क्या होगी। ठीक है जी, ये बाद में भी अपडेट की जा सकती है। तो एक दफ़ा अगर आप पार्ट बना रहे हैं तो आप इसको खाली भी छोड़ के, लेकिन सेल प्राइस जो है वो देना ज़रूरी इस वजह से है कि इसकी प्राइस हमने क्या इसकी चार्ज करनी है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप कहते हैं कि जी मिनिमम क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसमें क्या आप ये बताएंगे कि इससे नीचे जब स्टॉक चला जाए तो हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाए कि जी ये स्टॉक जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, तो आप इसकी परचेजिंग कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद ये हमारा पार्ट एक सेव हो गया। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट काम होगा कि वो हमने या तो परचेज ऑर्डर करना है या हमने परचेज इनवॉइस करनी है। अगर तो हमने डायरेक्टली बाइंग की है तो हम परचेज इनवॉइस कर देंगे। ठीक है जी, और अगर हम पीओ जनरेट कर रहे हैं तो हम पीओ जो है ना वो जनरेट करेंगे। पीओ में क्या है कि सबसे पहले हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर्स की लिस्ट आप बना सकते हैं, आपके जो अकाउंट्स है, डिपार्टमेंट है, वो आपके सप्लायर की लिस्ट बना देगा। ठीक है जी, वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पार्ट है आपके पास डिटेल आ रही है, अब आपने उसका एक पीओ जनरेट करना है कि फॉर एग्जांपल हमें ये 10 पार्ट्स चाहिए और इसकी जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ ईच पार्ट है। तो ये हमने एक पीओ जनरेट कर दिया। उसके बाद ये हमने एक ऑर्डर दे दिया। पीओ के बाद जो है वो हमारी परचेज इनवॉइस आएगी। परचेज इनवॉइस में क्या होगा, जब आपके पास स्टॉक इन हो जाएगा उस सेंटर के अंदर, ये स्पेसिफिकली अब जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो भी हम काम कर रहे हैं इस वक्त वो हम इस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर कर रहे हैं। ब्रांच कौन सी हमने सेलेक्ट की हुई है, हेड ऑफिस। जब हमने लॉग इन किया था तो हम हेड ऑफिस में लॉग इन हुए थे, अब उसी में काम कर रहे हैं। तो जो जो बंदा जिस जिस ब्रांच का होगा वो हो ही उसी ब्रांच में लॉग इन हो सकेगा, तो सिर्फ उसी ब्रांच में वो काम करेगा और किसी ब्रांच में कर नहीं सकता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिटेल आ जाएगी कि ये ऑर्डर था आपका। पीओ में तो वो एस्टिमेटेड होगी और जब वो जो इनवॉइस डालेगा वो उस वक्त जो है वो एक्चुअल प्राइस आएगी। तो यहाँ पर जो रेट है वो चेंज कर सकता है। ऑर्डर पे विदाउट भी इनवाइस कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेजिंग अगर की है तो डायरेक्ट परचेजिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, और अगर किसी कोरियर के थ्रू सामान आया है, आपने फॉर एग्जांपल किसी लाहौर से मंगवाया है, कहीं से मंगवाया है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये हम इनवॉइस सेव करते हैं तो ये हमारी जो है वो सेव हो गई। ये एक हमारी इनवॉइस निकल आएगी जिसके अंदर जो है वो आपके पास जो आपकी सारी इनवॉइस जो हमने की है ये आपके निकलेगी। ठीक है जी, इसका प्रिंट आउट अगर आपने लेना है तो आप इसको प्रीव्यू करके एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, और इसको कहीं व्हाट्सएप करना है तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ से हम निकलते हैं। ये हमारी होगी परचेज। स्टोर में परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न मतलब जब आपने कभी सामान लिया और आपने वापस सप्लायर को भेजना है, भाई सामान गलत आ गया वापस ले लें, या फालतू आ गया, या फॉर सम रीज़न आपने उसको भेजना है, तो आप परचेज रिटर्न डालेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर फॉल्टी परचेज इनवॉइस है। फॉल्टी परचेज इनवॉइस को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम जब इस टॉपिक पे आएंगे तो फिर हम दोबारा इस स्टोर में आएंगे। उसके बाद सेल में आता है सेल ऑर्डर और सेल इनवॉइस। ये नॉर्मली 99% शायद आपकी यूज़ ना हो, या 90% यूज़ ना हो, 10% यूज़ होगी।
ये क्या है कि आप पार्ट्स को सेल आउट करते हैं। अगर आपने पार्ट्स को सेल आउट करना है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत रेयर होगा आपके केस में, तो अगर पार्ट्स आपके सेल आउट होते हैं तो फिर आप जो है ना वो सेल इनवॉइसेस जनरेट करेंगे। ठीक है, ये फॉर सम रीज़न आपको कोई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है तो आप सेल इनवॉइस को जनरेट करेंगे। यहाँ पे भी अगेन कस्टमर होगा, कस्टमर आप सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर्स अगर नहीं बने हुए तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहेंगे जी फलां अकाउंट क्रिएट करें, फलां कस्टमर को वो कस्टमर क्रिएट करेंगे और उसकी इनवॉइस आप जनरेट कर देंगे कि हमने इसको ये पार्ट्स बेचे हैं, उससे कैश लिया है या क्रेडिट पे बेचे हैं। दोनों केसेस आपके हो सकते हैं, तो आप पार्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बस ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि सिस्टम में मौजूद है। इसी तरीके से सेल रिटर्न है कि अगर कोई पार्ट बेचा है और वो वापस आ जाता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, उसको भी कर सकते हैं। और फॉल्टी सेल इनवाइस जो है वो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फॉल्टी का पोर्शन अभी हमारे ऑपरेशन से होता हुआ आएगा इधर। अब आ जाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्वेंटरी ट्रांसफ़र टू स्टॉक ट्रांसफ़र टू अदर कंपनी। इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होगा, ये हो सकता है। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल अब मैं हेड ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने पार्ट्स अभी 10 परचेज़ किए हैं, मुझे ये पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जो है ना वो ब्रांचेज में। कि लाहौर से मुझे ऑर्डर आया हुआ है कि जी आप मुझे 10 भेज दें, अब वो 10 तो मैंने टोटल खरीदे, मुझे 2 भेज दें। पेशावर ने कहा मुझे 3 भेज दें। तो मुझे ये पार्ट्स को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्टॉक ट्रांसफ़र अगर मुझे करने की ज़रूरत है तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ यहाँ से। ये ब्रांचेस मेरे पास आ रही हैं, ठीक है जी, ये मेरे पास ब्रांचेस आ रही हैं, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा लाहौर और मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा IGPT जो है ना वो ये वाला, और मैं इसको जितने पे मेरे पास 10 पड़े मैं सिस्टम मुझे शो कर रहा है, मैंने अगर 2 करने ट्रांसफ़र मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये स्टॉक ट्रांसफ़र बिटवीन ब्रांचेज, लाहौर वाले भी कराची को कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी पार्ट्स की ज़रूरत हो तो जहाँ पे पार्ट शॉर्ट हैं वहाँ पे हम इंटरनल ट्रांसफ़र्स करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, चूँकि ये थोड़ा सा अब हम पार्ट्स में, तो हम यहाँ पे ना पार्ट्स की जो मेजर चीज़ें थी वो हमने कवर की हैं। उसके बाद अब हम इसको यहाँ से मूव करते हैं टूवर्ड्स ऑपरेशंस, क्योंकि हमारा मेजर जो काम है वो ऑपरेशंस का है। तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं ऑपरेशन से, तो मैं वापस जाता हूँ मेन पे और ऑपरेशंस पे। यानी पार्ट्स हमने जो परचेज करने थे वो भी आ गई, मैं पार्ट्स एंटर करने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम ऑपरेशंस पे आते हैं, फिर उसके बाद हम पार्ट्स की रिपोर्ट्स के ऊपर भी चले जाएंगे। ले जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस पे हमारा ज़्यादातर सबसे ज़्यादा काम होना है, ये ऑपरेशंस में आपके पास सबसे पहला काम है जॉब शीट। लॉजिस्टिक्स के अंदर आप जाएंगे और आप बनाएंगे जॉब शीट। ठीक है जी, लॉजिस्टिक में आप जॉब शीट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सीरियल नंबर एंटर करेंगे। ठीक है जी, सीरियल नंबर एंटर होगा, डेट टाइम आ रहा है आपके पास। ठीक है जी, अभी मैं एडमिन हूं तो ये मेरे पास ओपन है। वैसे आप लोगों के पास ये डेट टाइम चेंज करने की ऑप्शन नहीं होगी, तो ये बाय डिफॉल्ट जो होगा वो आ रहा होगा। कस्टमर अगर तो किसी डीलर से आ रहा है तो फाइन, आप डीलर को सिलेक्ट कर लें, वरना ये वॉक इन डीलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। ठीक है जी, वॉक इन कस्टमर के नाम से ये ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर आप जो है ना वो डीलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डीलर्स। जैसे अभी हमने सैंपल बनाए हुए ना, डमी नाम डाले हुए ना, ये पॉप आपको ट्रेनिंग देने के लिए कि ये जैसे देखे पॉप लैपटॉप्स है, ये डीलर बना हुआ है। अब ये इसका आ गया जी, ये इसका ये एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, टेलीफोन नंबर ये है। जो वॉक इन होगा, वॉक इन के लिए हमारे पास एक डीलर जो है ना वो हमने बनाया, वो यहाँ पे आ रहा होगा वॉक इन कस्टमर आपके पास। ठीक है, वो वॉक इन कस्टमर आपने वो वॉक इन ही करना है। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट वो वॉक इन कस्टमर ही होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन में आप करेंगे जो बंदे का नाम आ गया जी। अब आगे यहाँ पे आ गया एड्रेस, वो लिखवाता है जी, फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना वो एड्रेस, और ये मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद ये मेरे पास PTCL नंबर अगर है मैं डाल दूंगा, फैक्स ईमेल वगैरह वो मेरे पास है मैं डाल दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर कैटेगरी में आ जाए, ये बाकी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। एड्रेस भी अगर वो नहीं देता नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास जो चीज़ आई है वो क्या है, बैटरी है, इन्वर्टर है, सोलर पैनल है, कल कोई आप बना भी सकते हैं मजीद कैटेगरी। अभी हमने बनाए हैं इन्वर्टर पे हम बात कर रहे हैं। इन्वर्टर के आगे अगेन फिर वही सीरीज़ की बात करेंगे अभी हम। तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि जी इन्वर्टर है तो किस सीरीज़ का है। ठीक है ना, तो वो हम कहते हैं कि जी ये ना Z सीरीज़ का है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अब हम Z सीरीज़ में आ गए तो Z सीरीज़ के सारे मॉडल आ गए। ये जो मॉडल से ये हैं, अगर इनमें से कोई फॉर एग्जांपल हमने गलती से Z सीरीज़ में डाल दिया है बट वो उसकी लेदर कोई सीरीज़ है, तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि ये हमने डाटा इंपोर्ट किया तो आप वो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है जी,
अच्छा, अब हम यहाँ पर करते हैं कि जी ये हमारा मॉडल आपने सिलेक्ट कर लिया। देखें मॉडल नेम और नंबर दोनों हमारे पास आ रहे हैं, चूंकि दोनों हमने सेम रखे हुए हैं। अब ये हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पास जो इन्वर्टर आ रहा है ना वो क्या है, कैटेगरी, सीरीज, मॉडल। तो तीन हमने क्लासिफिकेशन कर दी। बजाय इसके कि हम डायरेक्टली मॉडल लेते तो हमने क्या किया कि हमने क्लासिफिकेशन की कि पहले यूजर सेलेक्ट करे आपका फ्रंट डेस्क वाला कि इन्वर्टर है, ये बैटरीज हैं, ये पैनल्स हैं, ये कल को आपको कोई और चीज आ जाती है। यहां पर हम आ जाते हैं सिम्टम कोड। अगर आप सिम्टम कोड सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास है सिम्टम कोड आपको याद है तो वो कर दें। सिम्टम कोड्स भी हमने ना जो है तकरीबन सारे जेनेरिक कर दिए हैं, क्योंकि वो थे ही जेनेरिक। ठीक है, जो कॉमन थे वो हमने सब एक जगह पे डाल के एक ही एंट्री बना दी उसकी। तो फॉर एग्जांपल E01 जो है वो आपके पास जो है ना वो सन में और Z4 में सिर्फ सेपरेट है, बाकी E01 सबका एक ही है। क्या है, विच इज फैन इज लॉक्ड व्हेन इन्वर्टर इज ऑफ। E01 सन में थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज है, ये वाली है। E01 Z4 में ये वाला है, ओवरलोड टाइम आउट। बाकी अदरवाइज जितने भी मॉडल थे सबका E01 अभी तक सेम चल रहा है, तो दैट इज E01। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं। अच्छा, यहां पर आपने एक चीज है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या है कि आपके पास इन्वर्टर है और उसके साथ कोई एक्सेसरीज हैं तो आप उसको नोट करें। बॉक्स आ गया आपका, आप केबल्स आई हैं नहीं आई हैं तो आप यहाँ पे नोट करें कि ये चीजें हम रिसीव कर रहे हैं। अगर एक्सेसरीज कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब पूरी किट ही है सिर्फ, यानी एक पूरा स्टैंडर्ड इन्वर्टर ही है। प्रॉब्लम रिपोर्टेड, कि जो प्रॉब्लम जो है ना वो रिपोर्ट की है उसने, प्रॉब्लम रिपोर्टेड, इसमें मसला क्या है वो अपनी जुबान में बताएगा। आपने अपने पास नोट कर लिया है कि फैन इज लॉक्ड, ये हमने सिम्टम ये डायग्नोस किया बेस्ड ऑन द कस्टमर स्टडी, कस्टमर रिमार्क्स। तो फ्रंट डेस्क वाला पहले से जज करेगा कि जो कस्टमर चीज मुझे बता रहा है, कस्टमर बता रहा है कि जी इन्वर्टर इज नॉट वर्किंग, ये रिपोर्टेड है। अच्छा, मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है जी, ऑन ऑफ, फैन स्टॉप, मतलब ये उसने कहा ना, फैन स्टॉप, ये उसने अपनी जुबान में बताया। तो अब फ्रंट डेस्क वाले ने जो है ना वो वहीं पे एनालाइज करना है कि बेसिकली ये जो सिम्टम ये जो बता रहा है ना, क्योंकि फ्रंट डेस्क वाले को पता होगा तो फ्रंट डेस्क वाला वहीं से इसका सिम्टम सेलेक्ट करेगा रेलिवेंट, ताकि जो इंजीनियर है उसको रिपेयर करने में मजीद आसानी हो जाए। कॉस्मेटिक रिमार्क्स, कॉस्मेटिक रिमार्क्स वही कि आपके पास अगर इन्वर्टर पे स्क्रैचेज हैं, एलसीडी उसकी टूटी हुई आई थी, उसकी वो एलसीडी चल नहीं रही थी, ठीक है, आपके पास क्लेम होने के लिए आया, तो वो कॉस्मेटिक रिमार्क्स हैं कि आप पहले से नोट करें, वरना वो कस्टमर क्लेम करेगा कि जी ये तो आपने डैमेज कर दिया। ठीक है जी, रिमार्क्स जो हैं वो आप अपने लिए लिख सकते हैं, इसको खाली ये मैंडेटरी नहीं है, ये दोनों फील्ड्स, ये भी वाली। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन वारंटी और आउट ऑफ वारंटी, वॉइड और SW। इन वारंटी आपकी वारंटी के अंदर है, क्लेम हो रहा है, मतलब वही अभी वो लेके गया था 3-4 महीने, 6 महीने में आ गया। आउट ऑफ वारंटी मतलब वारंटी है ही नहीं इसकी। ठीक है जी, एक कस्टमर डैमेज पीस ले आया जला हुआ और आपने वहीं पे उसकी जॉब को किया, बेशक वो इन वारंटी था, लेकिन वहीं पे आपने कहा कि बाय एज पर द लॉ जो है ना पॉलिसी, ये इसकी वारंटी अब क्लेम नहीं कर सकता, तो आप वहीं पे वॉइड कर दें उसको। सेकंड SW जो है ना, ये सॉफ्टवेयर वारंटी है, क्योंकि हमारे कुछ सेट्स के अंदर किसी मॉडल में कैटेगरी के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर की 1 साल, वो 4 साल की शायद दे रहे हैं और पार्ट्स की 1 साल की दे रहे हैं, किसी में 3 साल की होगी, किसी में 2 की होगी, चेंज होती रहेगी। तो सॉफ्टवेयर वारंटी SW मतलब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की वारंटी है, मतलब इसमें पार्ट्स चार्ज होंगे, इस वारंटी के अंदर जो पार्ट्स लगेंगे उसके पैसे लेंगे हम, लेकिन सर्विस चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है ना, सर्विस वारंटी ये है, आप इसको सर्विस वारंटी कह दें, सॉफ्टवेयर वारंटी कह दें, तो हमने इसको SW रखा। ठीक है जी, अभी मैं इन वारंटी में करता हूँ कोरियर, अगर कोई किसी कोरियर से आ रहा है, अभी तो ये इन बाय हैंड आया, अगर आपके पास सामान आया है किसी कोरियर से और आप उसकी जो है इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, कस्टमर ने भेजा और आप उसने सारा वो ये फलां कोरियर से आया, उसका स्लिप नंबर ये है, उसकी डेट ये है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कोरियर सेलेक्ट करेंगे उसके वो स्लिप नंबर, डेट वगैरह आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हम कोरियर की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग जॉब शीट बनाते हैं, जॉब शीट हमारी बन जाती है। जॉब शीट के बाद ये जॉब शीट का प्रिंट आउट निकलेगा और उसके बाद जो है ना वो ये SMS भी चला जाएगा कस्टमर को। अच्छा, ये जॉब कार्ड हमारा बन जाएगा, इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर का नाम, वो सारी चीजें आ गई। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर डालना है उसके नीचे कस्टमर की पूरी डिटेल डाल दें। ठीक है ना, वही जो बात आप कह रहे हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है और किस कस्टमर ने दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर नीचे पूरा डालें।
ठीक है ना। वॉक इन है तो वॉक इन डालें ऊपर, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर डाल दें, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है इसमें जो हमने ये पीओपी डेट और वारंटी डेट जो है ना, वो प्रूफ ऑफ परचेज अगर वो ले आया है तो उसकी साथ में डेट उसने दे दी है, तो यहाँ पे क्लिक करें और उसकी डेट डाल दें। और अगर वो वारंटी डेट उसकी एक्सपायरी डेट जो है बेसिकली, अब एक्सपेक्टेड डिलीवरी हमने दी हुई है जी 5 दिन की, आपके पास 4 दिन, सॉरी, अगर संडे आ रहा है तो 5 दिन हो जाएगी, अगर दरमियान में संडे आ रहा होगा तो 5 दिन हो जाएगी। आप कहते हैं कि मैं 1 दिन करनी है तो 1 दिन हो जाएगी। एक्सपेक्टेड बाय डिफॉल्ट ही वो 1 डे पे चल रही होगा, लेकिन अगर आपने किसी की एक्सपेक्टेड डेट चेंज करनी है कि नहीं यार ये कोई भारी मसला है, तो आप उसको एक्सपेक्टेड पहले ही देंगे डेट, ठीक है जी। ये हमारी जो है ना वो जॉब कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है जी ऑपरेशंस के अंदर हम करेंगे, जब हमारी जॉब शीट बन गई तो हम जाएंगे जी ट्रांसफर टू लैब में, ठीक है जी। ट्रांसफर टू लैब, ट्रांसफर टू लैब में क्या है, देखें हम हमारे पास 5 जॉब्स आ रही हैं इस वक्त जो हेड ऑफिस में लॉजिस्टिक के पास पड़ी हुई हैं। इसमें सिलेक्शन की ऑप्शन मौजूद है कि ऑल जॉब्स को आपने ट्रांसफर करना है, या इन हाउस जो आई हैं वो, या आउट ऑफ स्टेशन से आई हैं। आउट ऑफ स्टेशन से अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा, इन हाउस वही मतलब कि आपने किए ऑल, और इन हाउस आपके लिए अभी फ़िलहाल ये सेम ही है। इस पर क्लिक करता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी नहीं आ रही। अब मैं करता हूँ कि जी ओके ऑल, ये इसमें से अगर मुझे कोई जॉब नहीं भेजनी अभी लैब में फॉर सम रीज़न, ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे अगर नहीं भेजनी तो मैं उसको अनचेक कर दूंगा। ओके हो गया। यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र टू लैब करना, अभी हम 5 की 5 भेज देते हैं जी, ट्रांसफ़र टू लैब, ठीक है जी। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट आपने ट्रांसफ़र नोट काटना है। अगर आपने इसका प्रीव्यू चेक करना है तो ये प्रीव्यू भी आएगा, और इसमें ये जॉब्स ये कि ये अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चेक करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होगी, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है वैसे हार्ड कॉपी पेपर प्रिंट वेस्ट करने की। आपने ट्रांसफ़र किया, अब आ जाएगा ये लैब। लैब वाले क्या करेंगे, इनके पास आ रहा होगा यहाँ पर, ये देखिएगा रिसीव्ड फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, रिसीव्ड फ्रॉम लॉजिस्टिक्स। रिसीव फ्रॉम लॉजिस्टिक्स में देखें उनके पास ऑलरेडी आ रही है कि आपको ये नोट आया हुआ है, आपने ये नोट रिसीव करना है। इसमें 5 जॉब्स हैं। जो रिसीविंग पार्टी होगी, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट होगा, जब वो अपना रिसीविंग का खोलेगा तो उनके उसके पास आ रहा होगा आपके पास ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब आप इसको रिसीव करें। वो इसको रिसीव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी, ओके सेव रिसीव्ड पोस्टेड हो गया। देखिए भेजने वाला जो है ना, अगर उसने 5 भेजे हैं तो रिसीविंग पार्टी 5 ही रिसीव करेगी। अगर उसने कोई चेंज किए, उसने 4 रिसीव किए हैं, तो फिर वो उसको कहेगा कि जी आप इसको चेंज करके भेजें, मेरे पास तो नोट जो है मैं रिसीविंग नहीं दे सकता, क्योंकि बिकॉज अभी जब भेजने वाले ने भेजे तो अभी तक उसके पास ही है सिस्टम में, क्योंकि उसका नोट कट गया है बट वो सिस्टम में उसके पास ही है। जब वो रिसीव करेगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो तब करेगा जब उसके पास आ रहे होंगे। अब अगला काम जो है वो लैब मैनेजर ने वो रिसीव किए, उसने वो रिसीव करने के बाद अब आगे वो काम करेगा। ये बोला नेक्स्ट काम जो आपने कहा, ये अब वो करेगा असाइन इंजीनियर लैब में। लैब में ये पार्ट है कि आप इंजीनियर असाइन करेंगे। अब यहाँ पे इंजीनियर्स की लिस्ट आ रही होगी आपके पास, ठीक है जी, इंजीनियर्स की लिस्ट आ रही होगी। इंजीनियर्स की लिस्ट आ रही होगी, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंजीनियर को सिलेक्ट करेंगे और उसको वो लैब मैनेजर जो करेगा वो उसमें से करेगा ओके फाइन, ये वाली जॉब और ये वाली जॉब जो है ना वो मुझे इसको करनी है 1 और 2 को, ये वाली जो 2 जॉब्स हैं ये मुझे एडमिन को असाइन करनी फॉर वट एवर द नेम ऑफ द इंजीनियर इज, ठीक है ना। अभी हमने एडमिन को ही कर रहे हैं। उसके पास कितनी जॉब्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, असाइंड जॉब्स कितनी हैं, ठीक है जी, वो मैं देखना चाहता हूँ। अभी उसके बाद ऑलरेडी असाइंड जॉब्स कितनी हैं, कोई नहीं है यार, अभी कोई काम नहीं कर रहा, ओके राइट। रीअसाइन अगर मैंने किसी इंजीनियर से उठा के किसी उस इंजीनियर को दोबारा करनी है तो मैं उसकी इंजीनियर्स को रीअसाइन करूँ। तो ये असाइनिंग, रीअसाइनिंग, असाइंड, वो सब डिसीजन जो है ना वो आपका लैब का जो हेड होगा वो बेसिकली देख रहा होगा कि मुझे चीज़ों को कैसे जो है ना वो करना है, मेरा टीएटी टाइम कैसे बढ़ाना। आप लोगों ने उसमें तो टीएटी उससे पूछना है कि भाई आपकी लैब में जॉब आई थी कितने दिन में निकली, दैट्स इट, ये उसका टीएटी होगा। तो बेसिकली वो अपना टीएटी मेंटेन करने के लिए, टीएटी मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ उस पर करेगा, अपनी पॉलिसीज बनाएगा, किस इंजीनियर को क्या देना और क्या नहीं देना, ठीक है, अपनी टीम को वो लेकर चलेगा। तो यहाँ पर वो असाइन करेगा। हमने कहा कि ये फर्स्ट एंड सेकंड जॉब जो है वो जॉब नंबर 1 और 2 हम इसको एडमिन को ही असाइन कर रहे हैं, देखने के बाद कि इसके पास कुछ नहीं है और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास आ भी रहा है कि ऑलरेडी अंडर प्रोसेस जॉब्स ऑफ दिस इंजीनियर इज 0, कि मतलब इसमें जो इसको असाइंड थी लेकिन अंडर प्रोसेस कोई नहीं है अभी इस वक्त, यानी ये नहीं कर रहा। ओके जी, जितनी जॉब इसको गई थी उसने सब पे काम कर लिया, अब वो वेला बैठा हुआ है, इसको काम पे लगाओ, ठीक है जी। हमने इसको असाइन कर दी जॉब्स।
असाइन जॉब्स हो गई, ये इंजीनियर के पास आ गया काम। सबसे पहले जाएगा एस्टीमेट में, ठीक है जी। एस्टीमेट में उसके पास जॉब आ रही है, अगर उसने एस्टीमेट देना है, क्योंकि हर जॉब का एस्टीमेट देना जरूरी नहीं है और हर आउट ऑफ वारंटी का एस्टीमेट देना भी जरूरी नहीं है। उसकी रीजन ये होती है कि बाद का कस्टमर आता है आपके पास आया हुआ है, वो कहता है कि सर मेरी रिपेयर कर दे। अब आप कहते हैं कि सर इस पे तो जो पार्ट्स लगेंगे उसकी कॉल, वो कहता है यार ठीक है, आपके जो भी चार्जेस होंगे ना आप मेरे से ले लेना, मुझे बस रिपेयर करके दें, भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं। अब उस ऐसे कस्टमर का एस्टीमेट देना जरूरी नहीं, क्योंकि उसके रिमार्क्स में आपने जॉब शीट के वक्त ही लिख दिया एग्रीड ऑन रिपेयर, ठीक है ना, वट एवर द कॉस्ट इज, ठीक है। उसको आप एस्टीमेट नहीं देना चाहते तो, देना चाहते हैं तो कर लें, ये आपकी चॉइस है। कि एस्टीमेट हमने अभी तक रखा हुआ है, ये पहले हम लॉक करने लगे थे सिर्फ आउट ऑफ वारंटी पे और एसडब्ल्यू पे, लेकिन इन वारंटी पे हमने सब पे इसको ओपन कर दिया कि किसी भी जॉब पे एस्टीमेट आप दे सकते हैं, चाहे वो इन वारंटी भी है। सिर्फ एक इन वारंटी बचती है जिसपे एस्टीमेट नहीं देना चाहिए, लेकिन इन वारंटी में भी उस सूरत में हमने कर दिया कि अगर कोई जॉब इंजीनियर जो है वो करता है डायग्नोस कि ये जॉब जो है वो हमारी इन वारंटी में रिपेयर होने वाली नहीं है, तो वो उसको इसका एस्टीमेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देना पड़ेगा तो वो यहाँ पे दे। तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, एस्टीमेट देगा। अच्छा, ये एस्टीमेट देने के लिए जरूरी नहीं कि इंजीनियर दे, कोई भी लैब मैनेजर दे सकता है, ठीक है ना। हम इंजीनियर को इसमें बाउंड नहीं कर रहे, एस्टीमेशन कोई भी दे सकता है। लैब मैनेजर की ड्यूटी ही होगी वैसे एस्टीमेट देना, लेकिन इंजीनियर बताएगा कि इसमें ये पार्ट्स लगते हैं। तो यहां पर जो है ना वो एस्टीमेट देते हुए जो है ना वो हमने कहा कि जी इसका आईजीपीटी लगेगा, 4 आईजीपीटी लगेंगे, ₹1 इसकी प्राइस है, 4 पे वट, वो तो एक स्पोज प्राइस है, आप उसको इग्नोर कर दें कि ये एस्टीमेट जो है ना इसमें सिर्फ आईजीपीटी के 4 पीस लगेंगे, ओके जी फाइन, ठीक है। ये पार्ट्स लगेंगे, इन वारंटी है, पार्ट्स की कॉस्ट लगेगी, सर्विस चार्जेस ऑटोमेटिक नहीं आ रहे क्योंकि ये इन वारंटी था, आउट ऑफ वारंटी है होता तो सर्विस चार्जेस भी आ जाते, ओके जी ये एस्टीमेट हो गया। अब ये एस्टीमेट आपका वो दे दिया, ये इस लिस्ट में से निकल गया, अब इसको दोबारा एस्टीमेट नहीं जा सकता, एक दफा ही एस्टीमेट जाएगा जॉब के ऊपर और पार्ट्स को आपको एंटर करना पड़ेगा एस्टीमेशन में। अच्छा, अब यहां पर हम जो है वो जो एस्टीमेशन पे हमने एस्टीमेशन जब दिया तो एस्टीमेशन पे हम आएंगे एस्टीमेट अप्रूवल पे। एस्टीमेट अप्रूवल पे आएंगे तो एस्टीमेट अप्रूवल पे जो एस्टीमेट हुआ होगा वही सिर्फ आ रही है। अभी मैंने एक जॉब पे एस्टीमेट दिया था ना, तो वही सिर्फ अप्रूवल पे आ रही है कि जी ये इसको अप्रूव करना है, ये एस्टीमेशन दी हुई है। अप्रूवल मीन कि एस्टीमेट दे दिया, कस्टमर से बात हुई, सेम टाइम पे भी अप्रूवल होगी, 90% शायद हो सकता है सेम टाइम पे ही हो जाए, बट एस्टीमेट देने के बाद उसका अप्रूवल करना जरूरी है, क्योंकि वरना हमें अब ये आ रहा है तो वो यहाँ पर देगा कि जी अप्रूवल रिमार्क्स, यहाँ पर सिर्फ अप्रूवल में अप्रूवल का डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर को एस्टीमेट दिया, ये क्यों जरूरी है, आपने उसको एस्टीमेट दिया, उसने कहा ओके सर मैं बताता हूँ, ठीक है जी, या मैं सोच लूँ मैंने कराना है नहीं कराना, या मैं मार्केट से चेक करता हूँ, वट एवर द रीज़न। अब उसने टाइम बाय कर लिया आपसे, तो आपका अप्रूवल तो उसी वक्त नहीं गया ना। अब आप उस बेस पे एस्टीमेट आपने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिपेयर कर देंगे, जब तक अप्रूवल नहीं आएंगी, जब तक कस्टमर ओके नहीं करता है कि मुझे मैंने ठीक है जी मैं मेरा कर लें, आपका आप उसको कॉल जाती है, कॉल जाने के बाद अप्रूवल, और ये अप्रूवल का जो काम है फिर अगेन वही आपका जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आपका करेगा फ्रंट डेस्क वाला या कॉल सेंटर वाला बंदा। कॉल सेंटर वाला जो बंदा है वो आपकी अप्रूवल लेगा कि क्योंकि इंजीनियर ने एस्टीमेट दे दिया, उसके पास आ रहे होंगे कि कितने एस्टीमेट मैंने अप्रूवल करने हैं, तो वो यहां पर जाएगा अप्रूवल के लिए, कॉल करेगा, उसके पास आ रहा होगा एस्टीमेट, ठीक है। एस्टीमेट इंजीनियर ने दिया, बट बात इंजीनियर ने नहीं करेगा, इंजीनियर बात नहीं करेगा, वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, उसने सिर्फ पार्ट्स का वो दे दिया है कि ये पार्ट्स लगेंगे, इतने सर्विस चार्जेस, इतने पैसे इस पे लग रहे हैं। अब आपका कॉल सेंटर वाला आता है, वो कहता है जी ओके फाइन, वो यहाँ पे अप्रूवल पे जाता है, कस्टमर को कॉल मिलाता है, कहता है सर आपकी जॉब है फलां फलां, इसमें ये वाला पार्ट लगेगा, आपने जमा कराई थी, ओके सर कर दें। वो कहता है जी ओके ठीक है कर दें यार, इसको ना अप्रूव कर दें, ओके सर जो है ना ओके के रिमार्क्स आ गए। अच्छा जी, एस्टीमेट अप्रूवल होगी, एस्टीमेट अप्रूवल। अच्छा, अगर इसका एस्टीमेट चला गया ना तो अब मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता। अब जब एस्टीमेट चला गया ना एस्टीमेट, तो अनटिल एंड अनलेस के एस्टीमेट अप्रूव्ड नहीं होगा मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता। अप्रूव्ड मतलब उसने उस स्टेटस से निकालना है ना, तो इसकी रिपेयर एक्टिविटी अब इंजीनियर नहीं कर सकता, बिकॉज ये होल्ड पे चली गई है ना जॉब। अब उधर से एस्टीमेट गया हुआ, ये देखें ये इधर से मेरे पास जॉब नंबर 1 गायब हो गई है, नहीं आ रही, 2 और 3 4 आ रही है, 1 नहीं आ रही, ठीक है जी। अप्रूवल फेज पे ना, वो अप्रूवल करेगा
कस्टमर, तो फिर ही हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे वो कस्टमर कहता है ओके फाइन अप्रूव्ड, तो हम इसको जो है ना वो अप्रूवल के मैकेनिज्म पे ले जाएंगे। और ये वो कहता है जी रिमार्क्स एंटर करें, ओके डन, ठीक है ना, डिस्काउंट 10% जो भी है, यानी आपने कोई भी रिमार्क्स लिखने हैं तो वो कर सकते हैं। अब आप ये अप्रूवल का मैकेनिज्म हो गया। अब हम आ जाते हैं रिपेयर इनवाइस के ऊपर। अब रिपेयर इनवाइस में हमें वो जॉब दोबारा नज़र आनी शुरू हो जाएगी जहाँ पहले नज़र आ रही थी, ठीक है, ये चारों आ जाएंगे। ये देखिए जॉब नंबर 1 आ गई। अब ये हम यहाँ पर आते हैं तो ये मेरे पास ये जॉब आनी शुरू हो गई ही है, ठीक है जी। लेकिन अभी जो है ना वो हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इसके लिए पार्ट्स, जिसने उसकी रिक्वेस्ट डाली हुई थी। अब क्या करेगा, जिसका एस्टीमेट लिया हुआ है, अब वो क्या करेगा, लैब में जाएगा। कुछ जॉब्स होंगी जो सिर्फ सर्विस से हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ जॉब होंगी ब्लोर मार के हो जाएंगी, कुछ जॉब होंगी जो कुछ भी नहीं होगा, बस हमने उसको कर दिया, बस ठीक है जी ओके, सर्विसिंग कर दी, सेटिंग कर दी, सॉफ्टवेयर कर दिया, कोई पार्ट नहीं लगना, वो जनरल रिपेयर हो जाएगी। उसमें MRN काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली हम रिपेयर इनवाइस में यहाँ से चले जाएंगे और उसको रिपेयर करके बाहर भेजेंगे। अभी हम काटते हैं ये इस वाली जॉब के ऊपर जो पार्ट है वो मंगवाते हैं। तो हम गए MRN में, जो इंजीनियर जाएगा वो MRN में, अगेन यहाँ पे फिर इंजीनियर को वही जॉब्स नज़र आ रही होंगी जो उसको असाइंड है। स्पेसिफिकली मटीरियल रिक्वेस्ट नोट, ये मटीरियल रिक्वेजिशन नोट, ठीक है ना, कि ये रिक्वेजिशन भेज रहा है मटेरियल की ना, टू लैब टू स्टोर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर किया तो मुझे पास यहाँ पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर कहा मुझे पार्ट्स की रिक्वेस्ट करनी है MRN और मुझे करना है IGPT मुझे लगाने हैं 4 पीस, मैंने 4 की रिक्वेस्ट कर दी MRN, मटीरियल रिक्वेस्ट नोट या मटीरियल रिक्वेजिशन नोट। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमारा जो MRN काटा, अब हम दोबारा MRN काटने जा रहे हैं। देखें उसी जॉब को मैंने जब सेलेक्ट किया तो वो मुझे सिस्टम क्या कह रहा है कि इसका जो MRN है वो कटा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना जी, कि MRN जो है ना वो आपने क्रिएट किया था बट इसकी अभी तक जो है ना वो MTN नहीं कटा हुआ। तो जो है ना वो पहले इसका MTN कटवाएं फिर नया MRN काटें। ये नहीं कि उधर से माल आ नहीं रहा और आप डराधड़ रिक्वेस्ट भेजी जा रहे हैं। पहले उसने IGPT भेजा है तो पहले वो आएगा, वो उस बाद में भी पार्ट्स हो सकता है उसको जरूरत पड़ जाए। अभी वो ड्यूरिंग द रिपेयरिंग है, जो सारे पार्ट्स हैं वो मजीद उसको चाहिए होंगे, लेकिन पहले वाले तो मंगाए ना, पहले तो स्टोर को इशू करने पड़ेंगे जो सारे पार्ट्स हैं, ठीक है जी। अब हम जाते हैं यहाँ पर, हाँ जी MRN काटा तो ये स्टोर में हो गया नोटिफाई। ये देखें स्टोर वाला जब काटेगा ना जी, स्टोर में MTN मटेरियल ट्रांसफर नोट्स, तो आपके पास देखें स्टोर में पहले से ही आ गया है, ठीक है जी, कि ये इस बंदे ने मांगी, इस जॉब के अगेंस्ट मांगी है, इसका मॉडल नंबर ये था, इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, इसको एंटरटेन करें। ये लें, ये इसमें वो चेंज भी नहीं कर सकता। उसने जितने मांगे हैं वो ये नहीं कर मैं आपको 3 भेजूंगा, नहीं, वो 4 भेजेगा। उसके बाद स्टॉक पड़ा हुआ 10 पीसों का, सिस्टम बता रहा है कि आपके स्टॉक पड़ा हुआ 10 पीसों का 4 भेज दें, ये स्टोर वाले को बता रहा है। स्टोर वाला जब खोलेगा तो उसके पास उसने कुछ भी एंटर नहीं करना, उसने उस रिक्वेस्ट को पकड़ना, शेल्फ में से माल निकालना, गिनना और उसके बाद उसके साथ ही ये सेव हवाले करना और इसको सेव करना है कि मैंने मटेरियल ट्रांसफर नोट काट दिया। इसमें उसको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और ये सारी लिस्ट होगी। यहाँ पर मल्टीपल जो है ना वो इंजीनियर जो है ना वो बेच रहे होंगे, MRNs बेच रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद ढेर लगा होगा, यहाँ पे स्टोर है, मटेरियल ट्रांसफर नोट जो है ना वो स्टोर डिपार्टमेंट काटेगा। असल में देखें मैंने आपकी लोगों की आसानी के लिए ना हमने ये किया हुआ है कि डिपार्टमेंट वाइज ही मॉड्यूल किए हुए हैं। जो डिपार्टमेंट जिस पे काम करेगा वो उस पे, अब ये स्टोर वाले का काम है तो ये स्टोर के मॉड्यूल में है, ठीक है जी। ये लैब वाले से रिलेटेड काम थे सारे, तो ये लैब में ही होने हैं, तो इसमें है। इसमें ये 3 काम ये देखें, ये सिर्फ इंजीनियर के हैं तो इसको हमने लदा किया हुआ है कि ये सिर्फ इंजीनियर है, वो लैब में ही बट इंजीनियर है तो इसको लदा किया हुआ है। एस्टीमेट और एस्टीमेट अप्रूवल जो है इसको हम लैब से, ये एस्टीमेट उसने देना है इंजीनियर ने, तो ये लदा है। अप्रूवल इसके साथ डाली हुई है कि जो भी बंदा अप्रूवल दे रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आगे हम चाहते हैं कि अब हम आते हैं जी रिपेयर इनवाइस में ना, MTN कट गया, अब इंजीनियर क्या करेगा, रिपेयर इनवाइस करेगा। रिपेयर इनवाइस में आके अभी रिपेयर इनवाइस काटेगा जी। अभी तो ये देखे ना ये IGPT आ गया उसको, तो ये यहाँ पर करेगा जी रिपेयर्ड है, ठीक है जी, ओके है। इसके साथ जो है ना वो इसका सिम्टम देगा कि जो है ना फैन इज लॉक्ड था और मैंने इस पे जो फॉल्ट जॉब कार्ड बनाते हुए है, और वो चेंज हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है उसने डायग्नोस गलत किया हो और इस पार्ट को लगाने के लिए ये वाले सिम्टम की वजह से इसने ये पार्ट लगाया। सिम्टम और ये फॉल्ट कोड ये हमने अपने लिए किया कि इसका सोल्यूशन कोड जिसको हम कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है जी, ये हम इसको ये कर देंगे। अगर सर्विस के केस में उसने कोई
कर दी है सर्विस, तो उस केस में भी वो फॉल्ट कोड और वो साथ में सिम्टम कोड सेलेक्ट करेगा कि जी मुझे ये वाली सिम्टम जो थी ना, ये वाली जो थी, इसके लिए मैंने जो है ना वो सॉफ्टवेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मैं सर्विस है, ये डैश जो आ रही है आपके पास, ये सर्विस है, दैट इज़ सर्विस। तो इसमें जो की रिपेयर था वो ये वाला काम था, यानी जो सबसे मेजर काम था वो ये था। ये दोनों काम मैंने किए। ये वाला काम मेरा की रिपेयर का था, रिपेयर स्टेटस मैंने डाल दिया, इन वारंटी में ही हो रहा है, ओके फाइन, ठीक है ना, नहीं आउट ऑफ वारंटी में हो रहा है, आउट ऑफ वारंटी में हो रहा है, ठीक है जी। साथ ही देखे थोड़ा सा रेड रेड सा हो गया, और वो यहाँ पर जो है ना वो सर्विस चार्जेस भी उसके बाद जो है वो अगर वो होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर पार्ट्स के चार्जेस ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गए, कोई डिस्काउंट देना है, अभी फ़िलहाल मैंने वही जो बात आपकी थी कि वो हमने इसको ओपन किया हुआ है, बट इसको हमने अगर लॉक करना है या नहीं करना है, ये हम छोटे मोटे डिसीजन जो है ना वो रन टाइम पे थोड़े अरसे बाद ले सकते हैं, क्योंकि ठीक है जी। अच्छा, डायग्नोस्टिक स्टेप्स जो है ना वो ये भी हमने एक फीड दी हुई है, रिमार्क्स बाय इंजीनियर, मतलब जो भी उसने रिमार्क्स देने हैं इस रिपेयर के मुतालिक वो देगा। डायग्नोस्टिक स्टेप्स जो है वो एक हमने जो है ना उसकी ईज़ के लिए और थोड़ी सी अपनी वो करने के लिए दी है कि अगर उसने कोई डायग्नोस्टिक स्टेप्स इस काम को करने की कोई स्पेसिफिक ऐसी रिपेयर होती है जिसमें कि भाई आपने इसका बोर्ड चेंज कर दिया इन वारंटी में, आपने क्या डायग्नोस किया था, ऐसे ही मुंह उठा के कर दिया या कोई आपने कोई इसके स्टेप्स फॉलो किए थे, उस केस में वो डाल सकता है अब पॉइंट वाली के यार मैंने ये काम इसमें ये पर सारा जो है ना वो करने के बाद फिर मैंने फाइनल इसकी ये किया है कि इसका बोर्ड चेंज किया है, या मैंने इस पूरे इन्वर्टर को स्वैप किया है। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर कहता है कि पूरे का पूरा इन्वर्टर ही चेंज करके देना पड़ेगा सर, ठीक है जी। अब चेंज करके देना पड़ेगा, ठीक है, इन वारंटी में था, दे दिया, लेकिन क्या आपने उसका कोई फॉलो पूरा प्रोसेस को चेक कर लिया था, नहीं किया था, तो वो यहाँ पे फिर ऐसे केस में वो डाल दे। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी टेस्टिंग भी की या मैंने इसकी जो है ना वो डायग्नोसिस किया इसका। अब इसके बाद ये रिपेयर एक्टिविटी अपनी ये है इंजीनियर की रिपेयर एक्टिविटी, और रिमार्क्स में वो लिख देगा कि मैंने जो भी अपनी रिमार्क्स वो देना चाहता है अगर उसके ऊपर, तो वो दे सकता है। सर जी ये है, अब अभी तक तो हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है ना उसमें ये है कि फॉल्टी अगर पार्ट है तो यू हैव टू एंटर ऑल द फॉल्टी पार्ट, अगर आपने फॉल्टी पार्ट्स को भी मेंटेन करना है। एक इंजीनियर ने अगर 4 जीपीटी लगाए हैं तो 4 जीपीटी फॉल्टी जो है ना वो होने चाहिए एंटर। तो यहाँ पर जो है ना वो इंजीनियर साहब एंटर करेंगे कि मुझे 4 जीपीटी फॉल्टी मैंने डाले हैं, ठीक है जी। फॉल्टी पार्ट्स इन, वो जो मैं फॉल्टी छोड़ के आया था ना वहाँ पर, कि मैं अभी ये बाद में हम इन्वेंट्री के जब हम बता रहे थे तो फॉल्टी परचेज रिटर्न, फॉल्टी सेल, इनवॉइस, वो जो चीज़ छोड़ के आया था, ये वो फॉल्टी पार्ट्स हैं। यानी ये पार्ट्स हमारे स्टॉक का हिस्सा, मेन स्टॉक का हिस्सा नहीं है। फॉल्टी पार्ट्स का अलग से स्टॉक मेंटेन होगा हमारे पास। तो सिस्टम ने अगर उसने जाने नहीं, उसने रिपेयर किया है ना एमआर, अब वो रिपेयर इनवॉइस अपनी क्रॉस करने जा रहा था तो मुझे उसने क्या कहा, पार्ट्स मांग रहा है कि आप जनाब पार्ट्स एंटर कर दें, फॉल्टी पार्ट्स, इसकी इन्वेंट्री लग मैनेज हो रही है, ठीक है जी। यानी पार्ट्स अगर आपने लिए हैं तो फॉल्टी पार्ट्स आपको एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। फॉल्टी पार्ट्स आपने एंटर कर दिए। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गई। अब हमने ना ये जो रिपेयर कर ली, ये रिपेयर एक्टिविटी हो गई। SRR, सेल रिटर्न रिक्वेस्ट, यानी स्टॉक रिटर्न रिक्वेस्ट, उसने 4 जीपीटी मंगा लिए, 4 जीपीटी लगे नहीं, ठीक है ना, एक बच गया, 3 लग गए। अब उसने एक की रिक्वेस्ट के दिन ये स्टोर भाई वापस ले ले मेरे से, तो वो SRR काटेगा, स्टॉक रिटर्न रिक्वेस्ट, और वो स्टोर उसका SRN काट देगा। सेम प्रोसेस है। को ये देखें, फिर ये कटेगा, फिर रिपेयर इनवाइस काटने से पहले होगा ये प्रोसेस। आपने MRN काट, क्योंकि रिपेयर इनवाइस में तो आपने एंटर कर दिए ना कि मैंने 4 लगा दिए। रिपेयर इनवाइस काटने से पहले अगर आपने MRN काटा था, आपने मंगा लिए किसी भी जॉब के पास 4 पीस, 5 पीस या 6 पार्ट्स मंगा लिए। अब आपको रिपेयर एक्टिविटी करने के बाद चूंकि रिपेयर इनवाइस डालनी है ना आपने, वो जो सवाल आपका था कि ये डालना कब होता है, यानी ये काम कब करना है, तो ये रिपेयर इनवाइस आपने डालनी है जब पूरा इन्वर्टर ओके हो जाना है, ठीक है ना, उसके बाद रिपेयर इनवाइस डालनी है। तो रिपेयर इनवाइस डालनी जब आपने, तो आपने कहा मैंने पार्ट्स रिक्वेस्ट किए हुए थे, इसका मैंने सप्लाई भी मंगा ली, केबल भी मंगा ली, IGTP भी मंगा ली है, फलाना भी मंगा लिया, उसमें मेरी केबल नहीं लगी, मेरी केबल वही पुरानी चल गई है, ठीक है जी। तो अब आपने उसको वापस करना है, आपका तो MTN कटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, SRR काट देंगे, स्टॉक रिटर्न रिक्वेस्ट, वो भी सेम यही चीज़ है। उस सूरत में स्टॉक रिटर्न रिक्वेस्ट काटेंगे आप,
और उसमें सिर्फ वो वाली जॉब, ये जॉब नंबर 1 अब इधर नहीं आ रही क्योंकि मैंने रिपेयर कर ली हुई है। अगर रिपेयर कर लिया फिर आप नहीं काट सकते। ऐसा नहीं है कि रिपेयर कर दी, पार्ट लगा दी और आप कहीं वापस ले ले पार्ट, वो नहीं मिलेगा। यानी रिपेयर से पहले पहले MRN काट दिया था, स्टॉक SRR काट सकते हैं, वापस भेज सकते हैं स्टॉक। तो SRR में भी सेम वही प्रोसेस है कि आप इधर से SRR काटेंगे तो आप कहेंगे कि यार मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। इसमें पार्ट ही आपके पास वो आ रहे होंगे जो आपने मंगाए हुए हैं, ये देखें, ठीक है। उसमें आपके पास वो आ रहे होंगे, आपने वो पार्ट वापस करना, वापस कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, यानी जब हमारी जॉब इसने SRR काट दिया, स्टोर वाला क्या करेगा? स्टोर वाला काटेगा SRN। स्टोर डिपार्टमेंट जो है ना, वो उस पर जब इधर से SRR कटी होगी तो स्टॉक रिसीव करने ना स्टोर ने, तो स्टॉक रिसीव करने के लिए वो SRN काटेगा कि मैंने ये रिसीव कर लिया। फिर वो आपके स्टॉक में से निकल के स्टोर के स्टॉक में चला जाएगा, इंजीनियर के स्टॉक में से निकलेगा और स्टोर के स्टॉक में चला जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी, हमने जब रिपेयर इनवाइस की थी, रिपेयर इनवाइस के बाद ट्रांसफर टू QA। अब QA होना है ना जी इसका। अब हम लैब में जाते हैं और ट्रांसफर टू QA, यहाँ पर आ गया ट्रांसफर टू QA। ये मेरे पास आ रही है कि भाई ये वाली एक जॉब है, एक ही आ रही है कि ये आपके पास जॉब आई हुई है, इसको आप रिपेयर आपने कर लिया था, अब इसको ट्रांसफर टू QA कर दें। तो मैं करता हूँ, ये काम किसका है? अगेन वही बात, लैब मैनेजर का। अच्छा जी, जितने जॉब्स होंगे जो बन गए हैं सारी के सारे, जितने इन्वर्टर बनने के बाद यहाँ पर शो हो रहे होंगे कि ये सारे इन्वर्टर बन गए हैं। अभी हमने बनाई एक है आज, तो हम जो है ना वो QA में भेज सकते हैं, अब एक ही भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र टू QA, इसको करेंगे सेव, ये ट्रांसफ़र टू QA में चला जाएगा, ठीक है। अगेन QA वाला जो है, जो QA टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट है, वो करेगा रिसीव्ड फ्रॉम लैब, जो भेजने वाला और लेने वाला उसको रिसीविंग डालेगा। आ रहा है उसके बाद भाईजान आपके पास ये डिवाइसेस आई हुई हैं, इसको रिसीव कर रहे हैं, वो करेगा ओके जी, रिसीव्ड, डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वो क्या करेगा? QA प्रोसेस, ठीक है जी। ये एक ही बंदा होगा या दो होंगे, जितने भी होंगे अपने अपने कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिंग वाला बंदा सिर्फ टेस्टिंग में 2 बंदे, 3 बंदे, 10 बंदे, वो सब काम कर। अच्छा, अब इस QA प्रोसेस से पहले हमने ना एक काम करना है, दैट इज़ कन्फिगरेशन और QA फील्ड्स। कन्फिगरेशन में QA फील्ड्स हैं। QA फील्ड्स में इन्वर्टर की जो होती है, मतलब QA चेक करने के लिए। अब आप इसको थोड़ा सा ज़रा हम ना वो एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे हैं कि भाई टेस्टिंग करने से पहले टू मेक आवर रिपेयर अटेम्प्ट टू मेक इट एफिशिएंट, हम क्या करते हैं कि फाइनल जो प्रोसेस है QA वाला, वो उस प्रोसेस में यूज़र जो है ना बताए हमें कि ये प्रोसेसेस उसने चेक कर लिए हैं, ठीक है ना। मतलब ये अगर चेक कर लिए, लोड टेस्ट, ठीक है जी। अगला काम क्या होता है जी? पैनल टेस्ट। अब हमने कैटेगरी वाइज इसके हमने सारे स्टेप्स डिफाइन कर लिए, अभी हमने 2 किए हैं। हम QA प्रोसेस में जाते हैं तो वो सिस्टम उससे कहेगा कि भाईजान ये स्टेप्स आपके हैं, आपने ये डिफाइन ये क्लिक करना है। तो QA वाला बंदा ये क्लिक करेगा, ये सारे क्लिक करने लाजमी कि लोड टेस्ट मैंने कर लिया, मैंने पैनल टेस्ट कर लिया, मैंने ये कर लिया। अगर तो हो जाएगा, अब 2 काम होंगे ना, ठीक है जी। या तो वो करेगा QA फेल या करेगा QA पास। QA फेल के केस में तो ये जस्ट फेल पे क्लिक कर देगा और यहाँ पर रिमार्क्स लिखेगा कि ये फेल कहाँ पर हुआ, ठीक है ना, ताकि ये जाएगा वापस उसी इंजीनियर के पास। ये साइन ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो भेजना पड़ेगा हमें, यानी होगा तो इंजीनियर को ये साइन, लेकिन लैब में वापस भेजना पड़ेगा। इसमें भी ट्रांसफर साइनिंग नहीं होगी, ट्रांसफर टू लैब होगा। पहले हम कराते हैं जी पास, अमूमी तौर पे ये 90% पास ही होगा। फेल उस सूरत में होगा क्योंकि इंजीनियर का भाई होगा, तो वो कभी भी फेल नहीं करेगा। अमूमी तौर पे ऐसा होता है, नॉर्मली लैब्स के अंदर ऐसा होता है कि अगर तो सिस्टमेटिक आप चल रहे हैं फिर तो फेल ही होना चाहिए। फेल होके वो रिपेयर अटेम्प्ट करके आए, लेकिन जो है वो चूंकि इंजीनियर की एफिशिएंसी पे फ़र्क आता है, वो वहीं पे देख के वो कहेगा कि भाई ये मसला आ रहा है, इसको भाई चेक कर ले, आ जा इधर ज़रा बोर्ड पहुँच जाने। नॉर्मली ये होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि फेल होता नहीं, कम होगा। तो इसलिए मैं, वरना वो QA में तो फेल होना ही होना है उसने, वैसे फेल रिकॉर्ड में कम आता है। सो अगर वो पास करता है तो यहाँ पे जो है ना वो पास कर देगा जी, QA पास। ये हो गया QA पास, ठीक है जी, पासिंग। अब आएगा जनाब ट्रांसफर टू डिलीवरी। अगला काम हमारा एक डिपार्टमेंट है जी, हमने उसका नाम रख दिया है कलेक्शन, और हम इसको, और नाम उसका डिपार्टमेंट का कलेक्शन है, जो आपका भी कलेक्शन ही था।
ठीक है, लेकिन हमने उसको डिलीवरी आसान लफ्ज़ों में करेंगे कि डिलीवरी डिपार्टमेंट को दे दो। तो बेसिकली जो है ना वो कैप्शंस में आपको डिलीवरी नज़र आ रहा है, लेकिन इस डिपार्टमेंट का नाम कलेक्शन है। अब यहाँ पर ये हमारा आ गया कि ये इधर भेजें, आपकी सारी जॉब्स आपने कर ली हैं, बहुत अच्छा हो गया काम। अब आपने कहा जी ट्रांसफ़र टू कलेक्शन, कलेक्शन ने कहा अब ये जो डिलीवरी डिपार्टमेंट, ये वही मैं रिसीव्ड फ्रॉम QA, ठीक है ना जी, वो रिसीविंग, देखें हर डिपार्टमेंट पे भेजना और रिसीव करना लाजमी है, चाहे क्लिक ही है, क्योंकि इसमें ना क्लिक्स हैं, सिर्फ आप जो भेज रहे हैं उसके बाद भी क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें कोई एंट्री नहीं करनी पड़ रही, इनपुट कोई नहीं है, क्योंकि हमने TAT मेंटेन करना है। अच्छा जी, अब ये ना, अब ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये कौन सा, डिलीवरी वाला, अब जब ये रिसीव करेगा तो यहां पर फिर कस्टमर को SMS भी चला जाएगा कि सर आपकी जॉब बन गई है, आप आइए अपनी जॉब ले लीजिए। इन उस जॉब में जाएंगे दो, पहला जाएगा जॉब शीट पे, दूसरा जाएगा इस स्टेप पे। जब डिलीवरी वाला ले रहा होगा QA से, जैसे ही वो लेगा QA से, इसका मतलब ये है कि अब उसके पास आ गया, अब चाहे आधे मिनट बाद भी कस्टमर आएगा वो उठा के दे देगा, ठीक है ना। तो यहां पर उसको SMS चला जाएगा कि सर आपकी जॉब बन गई, आप आए और डिलीवर कर दें उस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर डिलीवरी पे आएगा, आप आएंगे जॉब डिलीवरी में, फाइनल प्रोसेस है आपका कि अब आपने माल, वो जब कस्टमर आ जाएगा तो आप इसको देंगे। अगर तो वो होगी जॉब आपके वॉक इन कस्टमर की, तो आप वॉक इन कस्टमर करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद हम करेंगे कि जी इसमें हमारा कोई अगर कोरियर है तो कोरियर करें। आपके पास आ गया, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर सर्च करेंगे तो एंटर मारेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जॉब नंबर 1 एंटर किया तो ये सिलेक्ट हो गई, देखें। सीरियल नंबर करेंगे तो उस पर स्कैन करेंगे तो वो सर्च वो हो जाएगा। मतलब हम इस पर ये करेंगे कि हम बारकोड स्कैनर भी लगाएंगे सीरियल नंबर के ऊपर, तो वो सिलेक्ट हो जाए, वो भी ठीक है ना। ठीक है जी, अब हम करते हैं जी जॉब डिलीवरी। जॉब डिलीवरी हमारी हो गई, जॉब ये डिलीवर हो गई। इसके बाद इसमें दो तरह के प्रिंट आउट्स हैं, एक रिसीट का निकलेगा और एक इसका निकलेगा। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। ये हमारा जॉब डिलीवरी नोट है, ये कस्टमर को ये वाला भी दे सकते हैं, दो नोट्स बने हुए, एक रिसीट का नोट है, ठीक है जी। वैसे कस्टमर को हम कोई भी नोट नहीं देंगे, एक रिसीट देंगे अगर इन केस ऑफ रिपेयर होगी तो। अच्छा जी, जॉब डिलीवरी के बाद जो है वो जॉब डिलीवरी, हमारी जॉब डिलीवर हो गई। इसके बाद एक हमने फाइनल प्रोसेस दिया हुआ है, ये आप वो कर सकते हैं, उसको बाईपास भी कर सकते हैं और इसको चला रखना है आपने, रख भी सकते हैं, ऑप्शनल है ये। सर ये इसका फ़ायदा ये है, ये उस केस में होगा जब आप ना कोरियर भेज रहे हैं, उस केस में तो ये करना पड़ेगा। ये जॉब डिलीवरी पोस्टिंग के आपने भेज तो दिया, जॉब डिलीवरी काट दी, अब वो आपके DAD से तो निकलेगा ना, आपने तो जॉब डिलीवरी भेज दी। अब वो आगे जाके TCS वाला जब डिलीवर कर देगा 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो वो डिलीवर हो गया तो आप इसकी पोस्टिंग डालें कि जी ये, और इसके साथ इसका कंसाइनमेंट नंबर डालें, ठीक है जी। उसका ये यहाँ तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो है ना वो 3 किस्म की हमारी जो ना कॉल्स चलनी है। कॉल सेंटर में है हमारे पास डिले कॉल, डिले इन रिपेयर कॉल बेसिकली इसका नाम है। ये क्या है कि वही जो आपने कहा कि अगर 3 दिन से, वो वाली सारी जॉब्स यहाँ पे आनी चाहिए जिनको 3 दिन से ऊपर हो गए हैं, ठीक है ना, आए हुए, और वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई, ठीक है जी। तो ये हमने कहा, ये हमने जॉब भी रिपेयर नहीं की, इसकी इन डेट तो आज ही की थी, लेकिन मैंने वैकेंट से इसकी इन डेट को चेंज कर दिया और अब ये आ गई हमारे, ठीक है जी। इसके पास आ गई, अब ये हमारे पास आएगा कि यहाँ पे उसके सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी उसके पास रेलिवेंट कि वो क्या है, तो फिर यहाँ पे वो मेक कॉल करेगा, मेक अ फ़ोन कॉल। यहाँ पर कॉल कोड्स आ रहे होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। ये हमने कर दिया है कि कॉल कोड्स हैं, ये हम वो आप बना लेंगे जो आप कहेंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी, जो उसने मैसेज देना है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है कॉल के ऊपर कि ये सॉरी, हाँ योर डिवाइस हैज़ बीन प्रमोटेड, जो भी उसने कहना है वो हम ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक कर देंगे, ठीक है। अब अगर उसने इसमें कुछ मैसेज के साथ कोई और मैसेज दिया तो वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है ना जी, जो भी मैसेज उसने दिया है, ठीक है जी। पार्ट्स नॉट अवेलेबल, अब रिस्पॉन्स क्या है कस्टमर का, वो यहाँ पे वो लिखेगा कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है। डेट टाइम ऑटोमेटिक आ रही होगी, इसमें उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम पे वो लिखेगा, एग्रेशन है, ठीक है, कस्टमर का जो भी है, जैसे भी है, वो रिस्पॉन्स लिख के ये सेव कर देगा। वंस ये हो गया, इसके बाद ये 3 डेज से निकल जाएगी, ये आएगी बाय डिफॉल्ट सिर्फ वो वाली जॉब जो 3 से ऊपर होंगी, उसमें और कोई आएगी नहीं ना। उसको भी कॉल चली गई है तो अब एक कॉल करना सिस्टम जरूरी कर रहा है, बाद में फिर आपने करनी है तो फिर वो आप दूसरे मॉड्यूल से जाके करें। अब है उसके बाद डिलीवरी रिव्यू कॉल, जो डिलीवर हो गए उसकी रिव्यू कॉल,
ठीक है जी। रिव्यू कॉल में ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें भी वो यहीं पे जाएगा। उसके बाद सारा होगा कि अगर इसको पहले कोई जॉब कॉल गई थी या जो भी था वो सारा कुछ आ रहा हो। अब इसके अंदर फिर वही ये रिव्यू के अब आ रहे होंगे, हाउ द डिवाइस वर्किंग, ये वर्किंग फाइन, ठीक है जी, वर्किंग फाइन, ओके। अब ये रिव्यू कॉल हो गई। अब अगली कॉल आएगी 7 दिन बाद, यहाँ पे जाके फिर वो अब दोबारा कॉल करेगा। कॉल्स अब देखेंगे वो वाली कॉल आ रही है उसको, हाउ द डिवाइस वर्किंग, वर्किंग फाइन। जो हैप्पी कॉल होगी ये फीडबैक कॉल होगी, और इसमें जो है ना वो फीडबैक आफ्टर जो भी आपने पूछना है उसको मैसेज देना है, और जो रिस्पॉन्स होगा वो जो है ना ये आपका रिस्पॉन्स इधर आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस रिसीव्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है जी, चार्जेस रिसीव्ड कॉन्फर्मेशन। यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि आपके अकाउंटेंट ने रीजन वाइज चार्जेस कंफर्म करने के, मैंने जनाब आपसे इतने आपका, क्योंकि आपके हर सर्विस सेंटर पे बंदा बैठा हुआ जिसने चार्जेस लिए हैं कस्टमर से, ठीक है जी। अब आपका अकाउंटेंट बैठा हुआ है हेड ऑफिस में, वो कहता है यार तुम्हारे पास कितने पैसे आए? उसने कहा जी मेरे पास सर आ जाया ना 4 लाख रुपए। अच्छा तो किस किस जॉब का है, मुझे वो जॉब भेजो और साथ में बैंक की रसीद भेजो कि ये तुमने बैंक में डिपॉजिट करा दी। अब वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, ये यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा, ओके जी, ये जो है ना हेड ऑफिस फैसलाबाद कराची, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आ रहा होगा कि सर इसने इतने इतने चार्जेस रिसीव किए हैं इस बंदे ने, ठीक है ना। अब उस बंदे ने हो सकता है कि 4.5 लाख रिसीव किया हो, लेकिन वो आज जमा करा रहा है 4 लाख रुपए। इसका मतलब है कि किसी 2 जॉब्स या 1 जॉब्स के पैसे वो नहीं अभी करा रहा, इसका मतलब उसने लिस्ट में भी नहीं डाले। तो जो हमारा अकाउंटेंट होगा वो कहेगा ये बैंक में डिपॉजिट्स, ओके 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 ओके, ये मैंने कंफर्म कर लिए हैं, ये मेरे पास आ गए। ये जब हमारा अकाउंटेंट कंपनी का करेगा फाइनल कि जी ये चार्जेस ओके होके बैंक में जमा हो गए हैं, तब वो ये इस पे भी टिक करेगा बैंक वाइज, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हो गया यानी ये प्रोसेस कंप्लीट कि चार्जेस रिसीव्ड कंफर्मेशन के आगे डिपॉजिट हो गए। कस्टमर से तो डिलीवरी के वक्त ही लेना। ऑपरेशंस में कॉन्फ़िगरेशन में चार्जेस रिसीव्ड कंफर्मेशन। अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स के वाले उसके ऊपर कि अकाउंट्स जो है ना वो उसमें हम क्या करते हैं। यहाँ पर जो है ना वो अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स में मैं बताता चलूँ, सबसे पहले जो हमारा ये सिस्टम है ये 4 लेवल का अकाउंटिंग सिस्टम, ये ना 4th लेवल का अकाउंटिंग सिस्टम है बेसिकली। यानी इसमें लेवल 3 आपके ग्रुप्स हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 3rd लेवल हो गया, ये 4th लेवल पे आपके अकाउंट्स बनेंगे। लेवल होते हैं बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट के ना, तो ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है जी। यहाँ पर अकाउंट में चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने का तरीक़ेकार यहाँ पर है कि आपने जिस भी लेवल पे अकाउंट बनाना है आप उसका पेरेंट सेलेक्ट करेंगे और आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीक़ेकार। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पर वाउचर्स काटने के तरीके। अगर तो आपने कैश रिसीव किया, कैश पेमेंट किया, तो कैश पेमेंट मतलब कैश किसी भी तरीके से आउट किया है, कैश रिसीव मतलब कैश इन किया है किसी भी तरीके से, ठीक है, अदर देन द डिलीवरी नोट। तो आप कैश पेमेंट करेंगे इसके ऊपर जी, खाना खिला दिया, कोई इंटरटेनमेंट है कोई, तो ये यहाँ पर कैश पेमेंट हो नहीं, ये सिंपल यहाँ पर आपकी जो है ना वो आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और आपकी एंट्री हो जाएगी। एक तरफ आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और ये एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं कैश रिसीट वाउचर है, बैंक पेमेंट है, बैंक। इसी तरीके से हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारे जिनको हमने सेल या परचेज करना है, वो सप्लायर और कस्टमर थे स्पेयर पार्ट जिनसे परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट वाले बनाएंगे, वो यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है जी। ये अगर ट्रेड कस्टमर्स हैं तो ये यहाँ पर बनाएगा। अगर वो उसने बनाना है तो उसका कोड है 202005, ठीक है जी, ट्रेड सप्लायर्स का चार्ट ऑफ अकाउंट का नंबर है। यानी अगर आप सप्लायर्स बना रहे हैं तो 202005 ये आपको अकाउंट में वो चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट में मिल जाता है कि किसका क्या कोड है। तो सप्लायर का कोड 202005 है और कस्टमर का कोड जो है वो आपके पास आ रहा है 10202005। 202005 सप्लायर का, कस्टमर का 102005 है, ठीक है जी। यहाँ पर कस्टमर अगर वो सप्लायर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका नाम से हम डालेंगे, एड्रेस, फोन नंबर, सिटी वगैरह डाल देंगे, सप्लायर बन जाएगा। वो पहले कोड देगा और यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करेगा। अब वो कोड बनेगा आपका पेएबल में, वो बेसिकली ट्रेड सप्लायर जो है वो पेएबल के अंदर बन रहा है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड है।
ये है कि बाद का तो आपका पेएबल तो होता है, लेकिन वो उसके साथ आप दोनों काम कर रहे हैं। पेएबल भी है, कस्टमर भी हो सकता है कि वो हमेशा एडवांस पेमेंट करता है, ठीक है जी। इसी तरीके से कस्टमर जो है वो आपका वो दूसरे केस में भी हो सकता है। तो दोनों आपके यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए कि एक बंदा दोनों सूरतों में किसी एक तरफ आप उसको लेकर जाएंगे कि रिसीवेबल या पेएबल, वो उसके बेस करेगा बैलेंस के ऊपर, और ये नीचे बेस करेगा कि उसके साथ हम दोनों काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ट्रेड में, ठीक है ना, इसको सेल भी कर सकें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास सिंगल एंट्री वाउचर है, जनरल वाउचर है, ठीक है ना जी। सिंगल एंट्री वाउचर जो है ना वो आपके पास आ रहा है कि आपने एक वाउचर को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना है, ठीक है जी। ये आपके पास एक वाउचर आ गया, जैसे जनरल वाउचर है। फिर हमारे पास आ जाता है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि जब ये आपका अकाउंट्स वाला बंदा आएगा ना तो उसको मैं प्रॉपर सारा बताना पड़ेगा, तो वो हम उसको एक दफ़ा लाइव ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया लेजर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड हमने सारे अकाउंट मैंने बना दिए थे आपके कैश के अकाउंट आपकी ब्रांचेस वाइज ना, ठीक है जी। अगर आपने कोई लेजर देखना है किसी भी पार्टी का कैश का, ये यहाँ से हम देख सकते हैं कैश इन हैंड। अच्छा, इसके अलावा ये तो वैसे रिपोर्टें भी जो है ना हमारी वो उसके लिए होंगी नहीं। ग्रुप लेजर है, ग्रुप लेजर में हमने कोई किसी पूरे ग्रुप का लेजर देखना है वो हम देख सकते, ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा ज़रा रिपोर्टिंग की तरफ। अच्छा जी, अब आपका एक सवाल था कि हमारी जो डिलीवरी है उसकी हमने रसीदें देखनी है कि क्या है, तो वो यहाँ पे ये देखें, ये है रिपोर्ट्स का सेक्शन ना, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने देखा कि ये जी डिलीवरी है ना, ठीक है जी। डिलीवरी में हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लेते हैं डिलीवरी चार्जेस डिटेल रिपोर्ट। ये आपको हर मॉड्यूल में बेताशा रिपोर्टें मिलेंगी। ऊपर सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा, जिससे जैसे मर्जी कर लें, किस ब्रांच किस कंपनी बेस्ड ऑन द, ये ब्रांच जो है बेस्ड ऑन द राइट्स होगी, बाकी सारी चीज़ें ओपन है। ये लें जी, ये आपके पास वो आ गई रिपोर्ट कि जिसमें कि आपके पास जो है वो रिसीव्ड होगा। अच्छा जी, ये रिसीव्ड जो है ना, ये हमारे पास देखे ना 4 रुपये आ रहे हैं, वो ये आपकी बात जो आप कह रहे थे कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी जो चार्जेस हैं वो सारे रिसीव्ड कहाँ से हुए हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी ये रिपोर्ट, ठीक है जी। इसमें मज़ीद बेतहाशा रिपोर्टें हैं, इसको आप ज़रा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। TA वाइज है, डेट वाइज है, ये आपको काफ़ी टाइम लगेगा। कस्टमर केयर सर्च जॉब डाटा, सर्च जॉब शीट, यहाँ पर आप आएंगे कस्टमर केयर में, ठीक है ना जी। यहाँ पर वो आप फ़ोन नंबर बताता है, अपना मोबाइल बताता है, अपना नाम बताता है, सीरियल नंबर बताता है, जॉब नंबर बताता है, कुछ भी बताता है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। आप जॉब नंबर पे क्लिक कर लें, ये लें, सीरियल नंबर पे क्लिक कर लें, मतलब जिस भी से भी सर्च करनी है आप उसे सर्च करें और उसके बाद डबल क्लिक करें। अब ये आपको स्टेटस बता देगा उसका। मिसाल के तौर पे मैं जॉब नंबर 1 लेता हूँ ना, मुझे वो डिलीवर कर दी थी, ये आपके पास आ गई कि सर जॉब नंबर 1 सर ये आपको, तो ये डिलीवर हो चुकी है, डिलीवर्ड। अच्छा जी, ये देखें, ये इसमें सारी आ रही चीज़ें। पहले तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, ये आ गई आपकी मेन कोर इन्फॉर्मेशन। असाइनिंग कब हुई थी, रिपेयर का से हुआ था, कौन सा पार्ट लगा, कितनी क्वांटिटी हुई, ठीक है ना जी, उसके क्या क्या चीज़ें थी, ट्रांसफ़र कब क्या हुआ, कहाँ से कैसे हिस्ट्री में हुआ, QA कब हुआ, डिलीवरी जो है ना कब हुई, डिलीवरी हो गई नहीं हुई, पोस्टेड हो गई, पेंडिंग कोई MRN अगर होगी, उसकी पार्ट्स जो उसके अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, कोई कंप्लेंट्स अगर उसकी हैं यहाँ पे ऐड करें कंप्लेन उसकी कस्टमर की, कॉल्स उसको कौन कौन सी गई थी, ठीक है जी, कैसे गई थी, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना